नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल हेल्थ के एक और विशेष एपिसोड में। मैं हूं निखिल सिंह और आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे देश में एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। हम बात करेंगे मुंह और गले के कैंसर की। ये बीमारी बहुत तेजी से हमारे देश में फैल रही है और बहुत सारे लोगों को हर साल लाखों लोगों को प्रभावित करती है। खास बात यह है कि धूम्रपान और तंबाकू से किसी भी तरह से अगर इसका सेवन किया जाए, चाहे सिगरेट, बीड़ी या जो गुटखा है, ये इस रोग का प्रमुख कारक बनता है और ऐसे में इसको लेकर जागरूकता की बहुत बड़ी जरूरत है। मुंह और गले के कैंसर के बारे में जानकारी, इसके लक्षणों की पहचान करें और जल्द से जल्द इसका इलाज करवाना और इसके बचाव के तरीकों के बारे में लोगों को जानकारी देना बेहद ज़रूरी है। अगर इस बीमारी से जुड़ी सभी ज़रूरी बातें लोगों को पता होंगी तो इसकी रोकथाम करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। दर्शकों, कैंसर विशेषज्ञों से हम इसके विषय में तो समझेंगे ही, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कैंसर चिकित्सा को लेकर लगातार हो रहे शोध और इलाज की अत्याधुनिक तकनीकों से इस बीमारी से जूझ रहे मरीजों को बड़ी राहत मिल रही है और ऐसे में ये भी समझने की ज़रूरत है कि कैंसर अब लाइलाज नहीं रह गया है। बस समय रहते उसका इलाज कराएं और ये समझें कि किस तरह से उसको, उसके ट्रीटमेंट को लेकर के आगे बढ़ना है। साथ ही ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि कैंसर से बचाव कैसे किया जाए, इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। तो मुंह और गले के कैंसर से जुड़े तमाम विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के कुछ जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर, जो अपने अनुभव और ज्ञान से हमें इस बीमारी के बारे में और भी गहराई से समझाएंगे। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। विशेषज्ञ मेहमानों से हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आलोक ठक्कर, जो कि प्रोफेसर ऑफ ENT डिपार्टमेंट एंड हेड एंड नेक सर्जरी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली से जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर आलोक आपका। डॉक्टर कौशल कालरा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर पूनम जोशी, जो कि प्रोफेसर एंड सर्जन हैं, हेड एंड नेक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, मुंबई से जुड़ी हुई हैं। आपका भी बहुत स्वागत है मैडम। और दर्शकों, आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं और उसके लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारी फ़ोन लाइनें खुली हुई हैं, आप उस पर हमें कॉल करें। हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लें, 011-233-87031 और इसके अलावा 011-230-97670। आप इस पर कॉल करके जो भी आपके सवाल हैं, जो शंका है मन में, वो हमारे विशेषज्ञों से आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ddnewstotalhealth@gmail.com। इस पर आप अपने सवाल हमको मेल करके पूछ सकते हैं। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और विशेषज्ञों से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस कैंसर से कैसे निपटा जाए और इससे बचाव कैसे किया जाए। क्या कुछ है मुंह और गले के कैंसर की गंभीरता सबसे पहले हमारे देश में। डॉक्टर आलोक, आपसे अगर शुरू करें तो ये समझना चाहेंगे कि मुंह और गले का कैंसर कितना गंभीर विषय है ये, और क्या है, और ख़ास तौर पर जब हम अपने देश की बात करते हैं तो कितना कितना गंभीर है, क्या स्थिति है हमारे देश में। देखिए, जब हम हेड एंड नेक कैंसर जिसको कहते हैं, या मुंह एंड गले का कैंसर जैसे आपने कहा, तो इसमें जो है कई कैंसर्स इंक्लूडेड हैं। दिस इंक्लूड्स मुंह का कैंसर, जो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है, और पीछे मुंह के पीछे जो गले के कैंसर हुए, और फिर जो कैंसर जो है गले से बाहर नेक में या गर्दन में स्प्रेड होके आ जाते हैं। तो ये सारे कैंसर्स एज अ ग्रुप ये हमारे लिए कॉमनेस्ट कैंसर्स हैं हमारे देश में आज के दिन में। जो हमारे कॉमन कैंसर्स आते हैं उसमें मेन में कॉमनेस्ट कैंसर तो माउथ कैंसर अकेला ही कॉमनेस्ट कैंसर है, मुंह का कैंसर जी। और एज अ ग्रुप आप सबको लीजिए तो ये हमारे कॉमनेस्ट कैंसर्स हैं जी। हम अपने देश की अगर स्थिति की बात करें, ग्रामीण इलाकों में और ख़ास तौर पर अर्बन एरियाज़ में भी, ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि तंबाकू का सेवन इसका एक प्रमुख वजह बताया जाता है जी। तंबाकू की 90% पेशेंट्स जो हैं इस बीमारी के तंबाकू के सेवन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, और भी कारण होते हैं, अल्कोहल से भी होता है और कुछ इन्फेक्शंस होते हैं उनसे भी होता है। पर जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ इस देश में 90% प्रॉब्लम्स जो हैं वो तंबाकू के रिलेटेड ही होते हैं, और तंबाकू का सेवन कई तरीके से हो सकता है।
एक टाइम था जबकि ज़्यादातर बीड़ी और सिगरेट से होता था, पर आज के दिन में पिछले 2 दशक से ज़्यादातर जो है हमारे पेशेंट्स गुटखा या मुंह में तंबाकू चबाने वाले की वजह से ये प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं। जी 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 जी। तो इसके जब प्रकार की बात करते हैं डॉक्टर कौशल कालरा, तो किस तरह से इसको समझना चाहिए कि कितना जब हम कहते हैं कि मुंह और गले के कैंसर के कितने प्रकार हैं, सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट जो है वो कौन से कैंसर हैं और कौन कौन से कैंसर इसके दायरे में आते हैं? जी, एक्चुअली मुंह के कैंसर जो जैसे सर ने बताया, डॉक्टर ठक्कर ने बताया कि एक तरह तरह का होता है। एक तो ओरल कैविटी का कैंसर होता है, जिसे बक्कल मिकोज़ा, जो मसूड़े होते हैं उसकी तरफ जो कैंसर होता है, बक्कल मिकोज़ा का कैंसर होता है। लिप्स का कैंसर होता है। टंग जो होती है, जीभ होती है, उसका कैंसर होता है। जीभ के नीचे के पार्ट जो होता है उसको बेस ऑफ टंग कहते हैं, वहाँ का कैंसर। फिर हम पीछे की तरफ आएँ तो ओरोफेरिंजियल कैंसर, ओरोफेरिंग्स कैंसर, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, उससे भी प्रचुरता से हो सकता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से। उसके नीचे हाइपोफेरिंग्स, लाइनिंग्स, इस तरह के तमाम प्रकार का जो ये कैंसर है, ये हेड एंड नेक कैंसर के अंतर्गत आता है। जी। डॉक्टर पूनम जोशी, अगर हम इसके कारणों की बात करें तो क्या प्रमुख कारण है मुंह और गले के जो तमाम तरह के कैंसर्स हैं, उसको कैसे समझना चाहिए? अभी तक जैसे कि डिस्कशन चल रहा है, आलोक ठक्कर सर ने बोला और दूसरे सर ऑलरेडी बोल चुके हैं, तो जैसे कि तंबाकू अगर आप देखें तो अलग अलग प्रकार में, एक है स्मोकलेस टोबैको, दूसरा है स्मोक टोबैको। स्मोकलेस टोबैको मतलब तंबाकू जो च्यू किया जाता है, जो तंबाकू चबा के खाया जाता है, वो तंबाकू मुख्य कारण है मुंह के कैंसर का। तंबाकू के कई प्रकार में आता है, जैसे कि हम लोगों को पता है 1 रुपए की पुर्ची में जो आता है, मेनली खैनी, मावा, खारा, अलग अलग जगह के नाम से, अलग अलग नाम के हिसाब से आता है। आप दुकान पे जाएंगे तो जो शॉपकीपर है वो उसको तंबाकू की पत्तियों के साथ उसमें कत्था चूना मिला के बनाता है। तो इस तरह के कई तरह के तंबाकू के प्रकार हैं हमारे देश में जो इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा है स्मोक टोबैको। स्मोक टोबैको में मेनली हमारे देश में बीड़ी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, और कुछ डेटा है कि जो बीड़ी जो है वो इनफैक्ट सिगरेट से भी ज्यादा कार्सिनोजेनिक मानी जाती है। बीड़ी का रूप है, साथ में जैसे कि हमने कहा सिगरेट है। तीसरा जो एक इम्पॉर्टेंट कॉज है जो कि यूजुअली हम लोगों को पता नहीं है या जो ओवरलुक किया जाता है, वो एक है एरेका नट। एरेका नट जिसे कि हिंदी में सुपारी बोला जाता है। इस सुपारी का प्रयोग इनफैक्ट हम लोग पूजा वगैरह में भी करते हैं। तो और इस सुपारी से भी कैंसर होता है। मुख्यतः ये कारण है, बाकी और कारण है जो कि बहुत कॉमन नहीं है, बट दूसरे कारण भी पाए जाते हैं। जी। डॉक्टर आलोक, क्या जो HPV है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, क्या इसका भी संबंध मुंह के कैंसर या मुंह और गले के कैंसर से इसका संबंध है? कैसे इसको समझना चाहिए? HPV एक वायरल इन्फेक्शन है, और कई दशक पहले ये क्लैरिटी आ गई थी कि जो सर्विक्स कैंसर होता है या बच्चेदानी का कैंसर होता है, उसका इससे रिलेशन है। और फिर हुआ क्या है कि पिछले 2 दशकों में वेस्टर्न वर्ल्ड में, आप कहें अमेरिका में, यूरोप में, जो है ये वाला इसी वजह से जो है माउथ का कैंसर भी काफ़ी दिखने लगा है। माउथ का कैंसर में ओरल कैंसर नहीं, ओरोफैरिंग्स या जो पीछे माउथ के पीछे का जो कैंसर होता है, ओरोफैरिंग्स कैंसर टॉन्सिल कैंसर से बहुत स्ट्रांगली एसोसिएटेड होने लगा है। हमारे यहाँ अभी तक ये प्रॉब्लम इतनी नहीं है। इट इज़ वेरी पॉसिबल कि विद टाइम हमारे यहाँ भी जो है ये बहुत प्रोमिनेंट प्रॉब्लम हो जाएगी, पर ये पॉपुलेशन की और सोसाइटी के आदतें और यूजेज के हिसाब से होता है। बाहर शायद टोबैको यूजेज और तंबाकू खाने की प्रवचन इतना नहीं है, तो इसलिए ये दूसरा कारण जो है ये HPV वो वहाँ बहुत कॉमन है। हमारे यहाँ आज के दिन में HPV से हो सकता है कैंसर, होता है, पर इतना नहीं देखने में आता। जी 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 जी, निश्चित तौर पर। तो फिर डॉक्टर कौशल, अगर जब हम लक्षणों की बात करते हैं कि पहचान कैसे की जाए और क्या लक्षण होते हैं इस तरह के जो कैंसर है मुंह और गले की, तो सबसे ख़ास बात यह है कि सभी को लगता है कि अगर जल्द से जल्द इसकी पहचान का कोई तरीका हो। क्या ऐसा संभव है कि जो फर्स्ट स्टेज में या शुरुआती दौर में इसको पकड़ा जा सके? जी बिल्कुल। एक्चुअली जो तंबाकू खाते हैं जनरली, जो या फिर पान मुंह में रखते हैं,
उनमें मुंह पूरा नहीं खुलता है। तो एक 3 फिंगर टेस्ट होता है, अगर मुंह खुलने के बाद 3 उंगली ऐसे अंदर जा रही है तो पेशेंट ठीक है, तो उसका मुंह खुलना कम हो जाता है। दूसरा, उसके कभी छाला होता है उनके, जो छाला जो होता है वो हील नहीं होता, पेनफुल होता है। तो जब काफ़ी बढ़ जाता है तब वो डॉक्टर के पास जाता है और जब बायोप्सी होती है तो पता लगता है कि ये कैंसर है। ठीक है। तीसरा, मरीज़ को कई बार ये निगलने में दिक्कत आती है, नीचे की तरफ होता है तो पेशेंट से खाना निगला नहीं जाता, फिर धीरे धीरे बढ़ता रहता है तो पानी भी पीने में नहीं आता। तो इस तरह के सिम्टम होते हैं। मरीज़ की हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, थोड़ी सी गला बैठ जाता है, इस तरह के सिम्टम्स हैं कॉमनली जो कि देखे जाते हैं इस तरह के मरीजों में। अच्छा, क्या अल्ट्रासाउंड या जो नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स हैं, क्या उससे शुरुआती दौर में पता लगाया जा सकता है कैंसर का, या बायोप्सी करके ही फाइनली पता चलता है? कैसे इसके, जब मैं सिम्टम्स की और पहले शुरुआती दौर में पता करने की बात कर रहा हूँ? नहीं, अल्ट्रासाउंड से इसका पता नहीं लगता। अगर मान लो कि मरीज़ का कैंसर थोड़ा फैल जाता है, गले में गिठाने आ जाती है, तो अल्ट्रासाउंड से पता लग जाता है कि गिठाने आ रही हो, तो वैसे भी पता लग जाता है। तो सिंपल टॉर्च एग्जामिनेशन, अगर मुख के अंदर, तो सिंपल टॉर्च एग्जामिनेशन से पता लग जाता है कि इसके अंदर कुछ अल्सर है, कुछ प्रॉब्लम है। पर कंफर्म तो बायोप्सी से ही होगा, उसका बायोप्सी करना ही पड़ता है। जी 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 क्योंकि आजकल कुछ AI आधारित जिसको कहना चाहिए कि उपकरण, क्या इससे भी कोई सटीक पहचान में, मतलब जब हम कह रहे हैं कि एडवांसमेंट्स लगातार हो रही हैं, तो क्या ऐसा भी देखा जा रहा है? जी, पैथोलॉजी में कुछ AIs आए हैं, तो उसमें पेशेंट के जो मुख्य अल्सर्स हैं वहाँ से सैंपल लेके उसको स्लाइड बना के उसको AI के थ्रू देखा जा रहा है। रेडियोलॉजी में जो इमेजिंग है उसके अंदर भी AI का यूज़ काफ़ी बढ़ रहा है, उससे भी थोड़ी सी सुविधा हो रही है, कुछ पहचानने में सुविधा हो रही है। बट ऐसा कोई अभी एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इसमें रिसर्च चल रही है। बहुत ही जल्दी हम देखेंगे कि AI की वजह से, AI की मदद से हम बहुत जल्दी इनका पहचान कर लेंगे, इनको डायग्नोस कर लेंगे। जी, यानी कि काम चल रहा है तेज़ी से, और उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ ब्रेक थ्रू ज़रूर मिलेगा इसमें और तरीके से चीज़ों को। अगर उपचार की बात करें डॉक्टर पूनम, तो उपचार के क्या विकल्प हैं, किस तरह से इसका इलाज शुरू होता है? ऑब्वियसली जहाँ तक मैं समझता हूँ कि स्टेजेस के आधार पर होता होगा। आप थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। और एक बार बार बहुत सारे ईमेल्स भी मेरे पास आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि इम्यूनोथेरेपी का इस कैंसर से क्या क्या उपयोग हो सकता है, क्या उपयोग हो रहा है? मुंह और गले के कैंसर जिनकी बात हो रही है, हेड एंड नेक कैंसर की, तो अभी भी इसमें, जैसे कि ऑलरेडी डिस्कशन हुआ, कि इसमें कई सारी साइट्स होती हैं। साइट्स में सब साइट्स होती हैं, जैसे कि जीभ का कैंसर है, गाल का कैंसर है जिसको बकल म्यूकोजा कैंसर बोलते हैं, पीछे जीभ के पीछे का हिस्सा जिसे बेस टंग कैंसर कहते हैं। तो इसमें मेनली हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि एक तो है ओरल या मुंह का कैंसर, और दूसरा फेरिंग्स का कैंसर या ओरोफेरिंजियल कैंसर, नेजोफेरिंजियल कैंसर, नीचे हाइपोफेरिंजियल कैंसर और लैरिंजियल कैंसर। तो मेन 3 प्रकार हम बोल सकते हैं, ओरल कैंसर, फेरिंजियल कैंसर और तीसरा है आपका लैरिंजियल कैंसर। ओरल कैंसर में कई जगह हैं। तो मेनली जो ओरल कैंसर या मुंह के कैंसर का इलाज है वो मुख्यतः ऑपरेशन होता है। अगर स्टेज 1 और स्टेज 2 है, जिसमें कि मेनली ट्यूमर का साइज छोटा रहता है, हम बोलते हैं कि T1 T2, जिसको कि हमारा साइंटिफिक टर्म में बोला जाता है 4 सेंटीमीटर तक का, जो कि एक हमारा डिवाइड करने का है क्राइटेरिया। तो उन कैंसर्स को मेनली हम ऑपरेशन से इलाज करते हैं। ऑपरेशन होने के बाद हमारे पास जब पूरी रिपोर्ट आती है, उसके आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि आगे रेडिएशन देना है कि नहीं। ये मैं बात कर रही हूँ स्टेज 1 और स्टेज 2 कैंसर का। स्टेज 3 और स्टेज 4 कैंसर, मुंह के कैंसर की बात है, वहां पर सामान्यतः आपको 2 ट्रीटमेंट करने रहते हैं। एक रहता है अगेन सर्जरी, जिसमें कि ऑपरेशन किया जाता है, और ऑपरेशन के बाद ज्यादातर आपको रेडिएशन देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये एडवांस कैंसर है। कई बार रेडिएशन के साथ हल्की डोज कीमो भी दी जाती है, जो कि रेडिएशन को ज्यादा इफेक्टिव बनाती है। तो ओवरऑल जो इलाज है मुंह के कैंसर का इस तरह से होता है। अगर ओरोफेरेंजियल कैंसर बोले, उनका मेनली इलाज रेडियोथेरेपी होता है। अगेन जैसे कि रेडियोथेरेपी साथ में कीमोथेरेपी के अलग अलग प्रकार इस्तेमाल होते हैं।
कीमोथेरेपी में मेनली जो हम लोग बोलते हैं अभी तक यूज होती है, एक सिस्प्लेटिन बहुत इंपॉर्टेंट कीमोथेरेपी है। बाकी और कीमोथेरेपी के कई सारे प्रकार हैं। अभी रिसेंटली उसके बाद जो नेक्स्ट कीमोथेरेपी का प्रकार आया वो टारगेटेड कीमोथेरेपी आया, जो कि इस्तेमाल होता है हेड एंड नेक में बहुत, लेकिन बहुत यूजफुल नहीं रहा। और अभी जो समय है, इस समय हम लोग इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इम्यूनोथेरेपी के कई प्रकार, लो डोज इम्यूनोथेरेपी भी रोल में आई है। इनफैक्ट टाटा हॉस्पिटल में बहुत सारी स्टडीज हुई हैं और जिन्होंने दिखाया है कि इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल किया जा सकता है मेनली एडवांस कैंसर में। कई तरीके हैं, कई परिस्थितियां हैं, और उसके आधार पे तो मैं बोलूंगी मुंह के कैंसर का मेन इलाज ऑपरेशन है। उसके बाद रेडिएशन की जरूरत है तो देंगे, साथ में ही कीमोथेरेपी। जी 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 जी। तो डॉक्टर आलोक, अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि जब जैसे डिफरेंट स्टेजेस में सर्जरी की ज़रूरत कब पड़ती है, और जब यानी कि इसके सक्सेस रेट्स और इस तरह से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, हालांकि मैं ये भी समझता हूँ कि अलग अलग केसेस में अलग अलग स्थितियाँ होती होंगी, फिर भी एक जनरल व्यू उस पर। तो आई थिंक डॉक्टर जोशी ने सारी बातें काफ़ी विस्तार में बताई हैं जी। लेकिन अगर जैसे आपने पूछा इस पर फिर टिप्पणी की जाए, बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है। तो कैंसर ट्रीट करने के मोटे तौर पे 3 मेजर ट्रीटमेंट रहे हैं, जो कि आज के दिन भी यही मेजर ट्रीटमेंट्स हैं। तो उनमें से एक सर्जरी है, एक रेडिएशन थेरेपी है और एक कीमोथेरेपी है। और फिर ऑब्वियसली कीमोथेरेपी के साथ एडवांसमेंट्स में टारगेटेड थेरेपी, बायोलॉजिकल थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये सब चीज़ें शुरू हुई हैं, सेलुलर थेरेपी, आप सिस्टमिक थेरेपी हम इन सबको बोलते हैं। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो इसके एस्टैब्लिश ट्रीटमेंट्स हैं वही ज़रूरी है। हमारे दर्शक ये ना सोच के जाएं कि जो नया ट्रीटमेंट है वही सबसे बेहतर है। नए ट्रीटमेंट्स आपके जो क्योर रेट्स हैं उनको 2-4%, 5% आगे ले जाते हैं और किसी किसी में बहुत एप्लीकेबल होते हैं, पर मोटे तौर पे जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स और जो हमारे ट्रीटमेंट्स रहे हैं वही आज के दिन में मोस्ट इफ़ेक्टिव हैं। उनको बाईपास करके कोई नया ट्रीटमेंट जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। सो ये क्लैरिटी देना चाहूँगा। बाकी हेड एंड नेक कैंसर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बहुत पेशेंट्स के लिए और फिजिशियंस के लिए, क्योंकि नेचुरली अब हम यहाँ बैठे हैं, बोल रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ये सारे फंक्शंस हेड एंड नेक के ही तो हैं। और अगर इसमें जो है आप ट्रीटमेंट करेंगे सर्जरी से या रेडिएशन से, तो उस पर जो नॉर्मल टिश्यूज़ पे इफ़ेक्ट आएगा उससे पेशेंट के आगे की ज़िंदगी में इफ़ेक्ट आने का बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है। इसलिए बहुत केयरफुली ट्रीटमेंट्स चूज़ करने पड़ते हैं जो ट्रीटमेंट पेशेंट को ठीक भी करे और पेशेंट को इतनी तकलीफ़ भी ना दे कि आगे की ज़िंदगी जो है वो बिताने में मुश्किलें आएँ। ये बैलेंस बहुत मुश्किल है। अनफॉर्चुनेटली हमेशा नहीं पूरा ऐसा हो सकता कि सभी कुछ ठीक भी हो जाए और कोई कॉन्सिक्वेंस भी ना रहे। तो ये केयरफुली डिसाइड किए जाते हैं और इसके लिए सर्जरी सर्टनली बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट माना जाता है। कुछ साइट्स में रेडिएशन ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता है, पर ये दोनों कोर हैं। और बहुत बार जब एडवांस डिजीज़ होती है तो दोनों ही जोड़ के करने पड़ते हैं और साथ में कीमोथेरेपी भी जोड़नी पड़ती है। जी। डॉक्टर पूनम, कुछ लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि एडवांस जो रेडिएशन टेक्निक्स है जैसे प्रोटॉन बीम थेरेपी, इनका उपयोग क्या किया जाता है मुंह के कैंसर के इलाज में, कितना ये कारगर है, किस तरह से इसको समझना चाहिए? तो देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि रेडिएशन थेरेपी एक एस्टैब्लिश टेक्निक है और इसको देने के कई प्रकार हैं। कि जैसे पहले कोबाल्ट थेरेपी दी जाती थी, फिर लिनेट आया, उसके बाद IMRT आई, IGRT, ये अलग अलग नाम है। और उसके बाद जो अभी लेटेस्ट है वो है प्रोटॉन बीम थेरेपी। प्रोटॉन बीम थेरेपी एक प्रकार की रेडिएशन थेरेपी ही है। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि अगर प्रोटॉन बीम थेरेपी देंगे तो पेशेंट का ठीक होने का चांस बाकी IMRT, IGRT या फिर इवन लिनेक ट्रीटमेंट से बेहतर है। इसका मेन उपयोग मेनली अभी विदेशों में हुआ है। US में काफी इसके सारे एस्टेब्लिशमेंट हैं, यूरोप में है, और उन्होंने जो देखा है या उनका जो स्टडी अभी तक आया है कि कुछ खास तरह के कैंसर जैसे कि स्कल बेस कैंसर होते हैं, जिसमें कि मेनली आपको चाहिए कि जो डोज है रेडिएशन की, जैसे कि आलोक सर ने अभी बोला कि इनके साइड इफेक्ट्स हैं, ट्रीटमेंट आर नॉट विदाउट साइड इफेक्ट्स। सो रेडिएशन के कुछ
कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, तो हमारा पर्पस होता है इन साइड इफेक्ट को कम करना, खासकर स्कल बेस्ड ट्यूमर, क्योंकि ये ब्रेन के पास है, स्पाइनल कॉर्ड के पास है, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो प्रोटॉन थेरेपी एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड थेरेपी है, जो कि एक लोकलाइज्ड एरिया में रेडियोथेरेपी को दे सकती है, और जो नॉर्मल एरिया है उसकी बचत कर सकती है। तो उन केसेस में इसका प्रयोग ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा, हमें समझना पड़ेगा कि प्रोटॉन थेरेपी अभी हिंदुस्तान में सिर्फ 2 सेंटर में है, एक टाटा वाला सेंटर में है, और ये काफी एक कॉस्ट भी इसमें एसोसिएटेड है। लेकिन इसके अलावा इसका कितना इफेक्टिव इस्तेमाल होगा, ये कितने इसके साइड इफेक्ट कम है, हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं, डेटा जनरेट हो रहा है, और बाकी रेडिएशन की थेरेपी भी अच्छी है और उसको पूरी तरह लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप प्रोटॉन नहीं ले रहे हैं और आप लिनेक ले रहे हैं या IMRT IGRT ले रहे हैं तो आपको ट्रीटमेंट कॉम्प्रोमाइज मिल रहा है, ऐसा नहीं है। जी 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 जी। तो कहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, दर्शकों आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Squad 1, clear to space transition. Roger. Re-engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए, उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में, कम या ज्यादा घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में। और आज टोटल हेल्थ में हम चर्चा कर रहे हैं मुंह और गले के कैंसर की, और हमारे साथ देश के जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर जुड़े हुए हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर कौशल कालरा आपके पास आएंगे, और जब बात उपचार की हो रही है और विभिन्न तकनीकों की बात हो रही है, तो एक तो कुछ दर्शक जानना चाहते हैं इम्यूनोथेरेपी के विषय में कि कितनी कारगर है ये और कैसे काम करती है इसके विषय में, और क्या जो टारगेटेड ड्रग थेरेपी है इसमें भी कोई प्रगति हुई है, कैसे बताएंगे हमारे दर्शकों को? हाँ जी, एक्चुअली इम्यूनोथेरेपी क्या है कि आपकी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। जो कैंसर सेल्स होती है उसके अंदर कुछ सब्सटेंस होते हैं, वो क्या करते हैं, इम्यूनिटी को ब्लॉक कर देते हैं। तो इम्यून सिस्टम होता है कैंसर सेल को पहचान नहीं पाता और कैंसर बढ़ता रहता है। तो जो इम्यूनोथेरेपी है, जो इन सब्सटेंस हैं जो कि इम्यून सिस्टम को ब्लॉक करके बैठे हैं, इनको हटा देती है। इनको हटा देने के बाद इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो कैंसर सेल्स पे एक्ट करते हैं, और ये बहुत ही प्रभावशाली तरीके से इस पर एक्ट करते हैं। तो ये इम्यूनोथेरेपी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इम्यूनोथेरेपी का प्रचलन पिछले कुछ 7-8 सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसकी इंडिकेशंस बढ़ रही है। इम्यूनोथेरेपी का फ़ायदा ये है कि ये साइड इफ़ेक्ट इसके कम होते हैं, जैसे कि पहले डिस्कस हुआ कीमोथेरेपी भी देते हैं, कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट थोड़े ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक किसी को कीमो नहीं दी जा सकती। जो एडवांस कैंसर होते हैं उसके अंदर इम्यूनोथेरेपी को लंबे समय तक दिया जा सकता है।
और साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा इसके नहीं बढ़ते हैं। तो इम्यूनोथेरेपी इसीलिए यूज़ होती है। दूसरी आपने बात करी, पर ये एडवांस केसेस में ज़्यादा यूज़ होती है। जैसे एडवांस केस है तो उसके अंदर तो क्या ये कीमोथेरेपी के विकल्प के तौर पर देखें या उसके आगे की चीज़ से देखें, कैसे इसको समझें? इसको दोनों ही करके देख सकता है। जैसे कुछ एक PDL1 मार्कर होता है, अगर PDL1 बहुत ज़्यादा होता है, मोर देन 50% उसका स्कोर होता है, तो केवल इम्यूनोथेरेपी भी दे सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, ये एडवांस कैंसर में यूज़ होती है। अर्ली कैंसर, लोकली एडवांस में सर्जरी, जैसे मैम ने बताया, सर्जरी क्योर करना है तो सर्जरी, रेडिएशन, ऑन्कोलॉजी करना पड़ेगा। बट ये साइज को कम कर सकता है, क्योर नहीं कर सकता इम्यूनोथेरेपी अकेले अपने दम से। तो इम्यूनोथेरेपी जैसे पेशेंट को अगर मेटास्टेटिक डिजीज़ है, फैली हुई डिजीज़ है, तो क्योर नहीं हो सकती। और कीमोथेरेपी एक बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आप नहीं दे सकते। तो इम्यूनोथेरेपी को आप लंबे समय तक दे सकते हैं और ये डिजीज़ को दबा के रखते, डिजीज़ को कंट्रोल करती है, क्योंकि ये क्योर नहीं हो सकती। इसी तरह टारगेटेड थेरेपी, आपने बोला टारगेटेड थेरेपी, जैसे EGFR म्यूटेशन बहुत ज़्यादा होता है हेड एंड नेक कैंसर में, तो इसके लिए टारगेटेड थेरेपी अवेलेबल है। तो ये भी यूज़ हो रही है और इसका भी प्रचलन बढ़ रहा है। टारगेटेड थेरेपी को एडवांस में क्योर सेटिंग में भी यूज़ करके देखा जा रहा है, जिसके थोड़े से प्रभावशाली रिजल्ट हैं। और इसको मेटास्टेटिक डिजीज़ में टारगेटेड थेरेपी को भी दिया जा रहा है। इसके भी जैसे मैंने बताया इम्यूनोथेरेपी की तरह ही साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है और इनको भी लंबे समय तक दिया जा सकता है। तो कई इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी एक रोगी को कई सारी थेरेपीज जिसको डॉक्टर सही समझते हैं और किस स्टेज पर क्या चीज़ कैसे देनी है, ये उस हिसाब से आगे बढ़ाया जाता है। जी, और इस पर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। डॉक्टर आलोक, रोबोटिक सर्जरी को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं लोगों के कि कितनी कारगर है, कितनी मुफीद है और कितना इसका इस्तेमाल ज़रूरी है। आप रोबोटिक सर्जरी के बारे में पूछ रहे हैं? जी, तो देखिए, ऐसा है कि सर्जरी का तो बेसिक एम होता है कि जितना ट्यूमर आपको सामने दिख रहा है उसको सारे को निकाल दिया जाए, और तभी इफेक्टिव है जब पूरा का पूरा ट्यूमर निकाला जाए। बहुत बार ऐसी चीज़ें जो है वो बड़े ऑपरेशन से ही की जाती हैं, ये ट्रेडिशनल रहा है। लेकिन अब जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो मुंह के अंदर से ही ऑपरेशन करके, रोबोट को यूज़ करके या लेज़र को यूज़ करके भी उतना ही अच्छा रिसेक्शन किया जा सकता है। इसमें सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये किसी पेशेंट के लिए कामयाब है, और जो पेशेंट के लिए कामयाब है और नेचुरली उसका सिलेक्शन डॉक्टर ही करता है, सारे स्कैन्स देख के मरीज़ को समझ के कि कौन से सिचुएशन में ये कामयाब है। पर जहाँ ये कामयाब है, जो कि बेसिकली अर्ली कैंसर्स में है, चाहे वो वॉइस बॉक्स का कैंसर हो जहाँ लेज़र का इस्तेमाल होता है, चाहे वो ओरोफैरिंक्स का कैंसर हो बेस टंग का टॉन्सिल पे जहाँ रोबोट इस्तेमाल होता है, वहाँ पे जो है अगर आप इस तरीके से अंदर से ही ऑपरेशन करें मुंह के अंदर से, तो पेशेंट को ऑपरेशन की तकलीफ़ कहीं कम होती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेशेंट को खाने पीने में या बोलने में जो इफ़ेक्ट्स आते हैं ट्रीटमेंट के बड़े ऑपरेशन से, वो कहीं कम होते हैं। तो आपकी स्वॉलोइंग बहुत अच्छी रहती है, आपके वॉइस में कम इफ़ेक्ट्स आते हैं, आपकी ब्रीदिंग में कम इफ़ेक्ट्स आते हैं, और जो सर्जरी के नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जब आप इस एरिया में कोई भी छेड़खानी करेंगे तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो कहीं हद तक लिमिट हो जाते हैं। और रोबोट्स आजकल इतने वो हो गए हैं, सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, और साथ में सर्जन को क्या फ़ायदे होते हैं कि मैग्नीफिकेशन होता है तो सब कुछ बहुत बड़ा दिखता है, और सर्जन को क्या फ़ायदे होते हैं कि सर्जन के हाथ में जो भी मूवमेंट हो वही अंदर रोबोटिक आर्म जो है वही के वही मूवमेंट अंदर करती है, लेकिन बहुत माइन्यूट और प्रिसाइज वे में वही ट्रीटमेंट वही हो सकता है। और नेचुरली क्योंकि ये छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहाँ हाथ नहीं पहुँच सकते वहाँ यह पहुँच जाते हैं। सो रोबोट से ये फ़ायदा है कि भाई आप के जो ऑपरेशन के कॉन्सिक्वेंसेस हैं या ऑपरेशन के वो कहीं बेटर हैं, उसके बाद जो है आपको खाने पीने में जो इश्यूज़ आने का रिस्क होता है वो कहीं कम है। लेकिन पेशेंट सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, हर पेशेंट पे कामयाब नहीं है, हो भी नहीं सकता। जी, ये आपने बड़ी बात कही कि हर पेशेंट पे ये कामयाब नहीं है, हो भी नहीं सकता। डॉक्टर पूनम, जब हम रोबोटिक सर्जरी की बात करते हैं तो मेरा एक अगला सवाल है, लेकिन उसमें मैं चाहता हूं कि इसके विषय में जब हम नॉर्मल पेशेंट्स की बात करते हैं, या जब हम कहें कि हमारे देश में बहुत सारे ग्रामीण इलाके हैं जहां तक कई बार पहुंचते हैं, तो रोबोटिक सर्जरी क्या यानी कि रोबोटिक सर्जरी तक पहुँच कितना एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, एक बात। और दूसरी चीज़ ये भी जानना चाहते हैं कि क्या जो फंक्शनल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है उससे खाने पीने बोलने इसमें इसकी क्षमता में सुधार होता है?
तो यहाँ पर दो सवाल जी, हैं। जी। पहला कि रोबोटिक सर्जरी को क्या ग्रामीण इलाकों में पहुंचाया जा सकता है? तो पहली चीज ये है कि देखिए, जैसे कि अभी आलोक सर ने ऑलरेडी बोला कि जो एटलीस्ट हेड एंड नेक में जो रोबोटिक सर्जरी का जो इस्तेमाल है वो लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स के लिए है। जी। सो जैसे कि हमें ये समझना पड़ेगा, जैसे मैंने रेडियोथेरेपी के लिए भी बोला कि रेडियोथेरेपी मेनली ट्रीटमेंट रेडियोथेरेपी है। अब उसे देना किस प्रकार से है वो अलग बात है। उसी तरह से यहाँ पर भी सर्जरी मेन ट्रीटमेंट है। सर्जरी किस तरह से करनी है ये उसका एक प्रकार है। तो सर्जरी अगर हम रोबोट से कर रहे हैं तो उसके लिए लिमिटेड इंडिकेशन है, जैसे कि सर ने बोला कि मेनली ओरोफेरिंजियल कैंसर्स में कुछ पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल कैंसर है जिनका नंबर इतना ज्यादा अभी भी हमारे ग्रामीण इलाकों में ओरल कैंसर के मुकाबले कम है। दूसरा, रोबोट एक पूरा सिस्टम है। रोबोट के लिए आपको एक पूरी कॉस्ट इन्वॉल्व है। रोबोट के लिए एक पूरा टेक्नीशियन, एक पूरा मैन पावर लगता है। तो रोबोट के लिए जो बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं उनको मैं बोल सकती हूँ कि जो अभी भी हिंदुस्तान में काफी सेंटर आ गए हैं वहां पर उनको किया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि अभी ग्रामीण इलाकों में हमें रोबोट के लिए इतना ध्यान देने की जरूरत है। अभी ग्रामीण इलाकों में हमें बेसिक केयर, बेसिक ओरल सर्जरी जो कि पेशेंट्स को ट्रीट करेगी, क्योर करेगी, पहली प्रायोरिटी वो है। दूसरा, आपका सवाल था कि जो फंक्शनल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है वो डिफरेंस लेके आती है। डेफिनेटली अभी जो समय है हम मेनली रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में प्लास्टिक सर्जरी जो कि फ्री फ्लैप सर्जरी करते हैं। फ्री फ्लैप मतलब कि बॉडी के कहीं से भी टिश्यू को ले लेते हैं और उसको नेक की ब्लड वेसल से कनेक्ट करते हैं और उसको नया टिश्यू बना के उसको एज नॉर्मल एज पॉसिबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो सर्जरी के बाद रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। डिसेक्शन के बाद रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी 90% केसेस में लगती ही लगती है। जी 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 जी। डॉक्टर कौशल, क्या सेल थेरेपी के विषय में भी कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये कैंसर के इलाज में प्रभावी हो सकती है? किस तरह से इसको समझना चाहिए? कार्ड की सेल थेरेपी है जो थेरेपी अब प्रचलन में आई है, तेज़ी से इसका उपयोग बढ़ रहा है, लेकिन अभी इसका हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी में बढ़ रहा है इसका प्रयोग। अच्छा। इंडिया में भी जो इसका हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी है उसके अंदर हो रहा है अभी, पर धीरे धीरे इसकी इंडिकेशंस बढ़ेंगी तो नियर फ्यूचर हम देखते हैं कि और भी बीमारियां इसके अंतर्गत आएंगी। हाँ, जीन एडिटिंग टेक्निक्स की बात कुछ लोग जानना चाह रहे हैं हमारे दर्शक कि इससे क्या कैंसर की रोकथाम संभव है? जी सर, वापस पूछिए। जी जी, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? जी, जो जीन एडिटिंग टेक्निक्स है, एक CRISPR करके किसी दर्शक ने पूछा है। क्रिस्पर की बात कर रहे हैं मुंबई से। क्रिस्पर फॉर जीन एडिटिंग टेक्निक से क्या? जी, जीन एडिटिंग सर ये सब अभी ट्रायल फेजेज में चल रही हैं। इनका अभी जो चल रही है, इन्वेंशन चल रही है, क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद ही कुछ बताएंगे इसके बारे में। जी, अभी ये ट्रायल फेजेज में है सारी। ट्रायल फेजेज में, राइट। डॉक्टर आलोक, क्या जीभ और जबड़े का प्रत्यारोपण, यानी कि जब अगर इलाज हो रहा है, कैंसर का इलाज चल रहा है, क्या उसके बाद क्या ये संभव है? मैं समझा नहीं, प्रत्यारोपण से आपका मतलब ट्रांसप्लांट क्या, या क्या यानी कि अगर उसके बाद उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो क्या उसको यानी कि पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है? कैसे इलाज आगे बढ़ता है? देखिए, देयर आर 2 एलिमेंट्स टू रिकंस्ट्रक्शन। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक होता है कि जो स्ट्रक्चर है उसको वापस बना दें, और एक होता है कि जो उसको फंक्शन भी दे दें। तो स्ट्रक्चर बनाने में जहाँ जबड़े बनाने की बात है तो हम स्ट्रक्चर देते हैं कि हम जो है एक पैर से हड्डी लेते हैं और पैर की हड्डी को जो है हम रीफैशन करके उसको नई ब्लड सप्लाई दे के वहाँ लगा देते हैं। और ये कहने में बड़ा आसान लगता है पर ये टेक्निकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और यू शुड से कि ये बहुत बड़ा एडवांस है साइंस में कि ऐसा हो सकता है कि भाई आप बॉडी का एक पार्ट लेके किसी और पार्ट में लगा सकते हैं और उसमें फिर भी जान रख सकते हैं। और ये एनाटमिकल रिकंस्ट्रक्शन जो है ये जबड़े के लिए बहुत अच्छा हो जाता है आज के दिन में। कंप्यूटर एडेड होता है, जैसे कि परफेक्ट साइजिंग हो जाए, और अब जब ये पकड़ लेता है और अच्छा हो जाता है तो इस पर आर्टिफिशियल दांत फांस भी लग जाते हैं। पर अगेन नेचुरली देयर आर मैनी थिंग्स कि हर एक के लिए नहीं होता, पर फिर भी ये नियरली स्टैंडर्ड सा ही हो गया है आज के दिन में।
अब दूसरी तरफ है, आपने कहा कि ज़बान का रिकन्स्ट्रक्शन, ज़बान हम ज़रूर फिर से वैसे ही लेके बना देते हैं, लेकिन एक ज़बान बनाना और एक ज़बान को इस्तेमाल रखना जिसमें कि जो है महसूस भी हो, टेस्ट भी हो, और जिसमें कि जो है इतना कंट्रोल भी हो कि आप उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकें, उससे साफ़ आवाज़ निकाल सकें, ये सब बातें नहीं हैं। और ये भी बात समझने की है कि इतनी उम्मीद भी ना रखें मेडिसिन से कि जो चीज़ बिल्कुल ही क्या कहते हैं, अब आज के दिन में आदमी डिमांड तो कुछ भी कर सकता है, बट सम थिंग्स आर क्या कहते हैं वेरी फ्यूचरिस्टिक या वेरी ऑप्टिमिस्टिक, इस तरह की चीज़ नहीं हो सकती। आपको ये समझना है कि ये ऐसी बीमारी है जो कि आपको प्रिवेंशन पे बहुत फोकस रखना है, बिकॉज अल्टीमेटली देखिए अगर कोई भी बीमारी होगी और कितनी भी साइंस में एडवांस हो जाएगी, कॉन्सिक्वेंस तो होगा उसके ट्रीटमेंट का। तो ज़बान हम बना देते हैं, अच्छी बना देते हैं, रिकन्स्ट्रक्ट भी कर देते हैं, उतना अच्छा लोग यूज़ नहीं कर पाते नेचुरली। अब वो तो नहीं दे सकते कि ब्रेन से कंट्रोल भी कर लो आप उसको और उसको पूरी तरह यूज़ भी कर लो। जी जी जी। तो फंक्शनल रिकन्स्ट्रक्शन इज़ अ चैलेंज एंड विल कंटिन्यू टू बी। जी निश्चित तौर पर तो प्रिवेंशन और जागरूकता ये भी काफ़ी गंभीर विषय, मतलब इम्पॉर्टेंट विषय है, और इस पर भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक कॉलर नोएडा से हमको कॉल कर रहे हैं, राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी जी पूछिए। हेलो जी राजेंद्र जी हम आपको सुन पा रहे हैं, पूछिए अपना सवाल। मैं इंजीनियर राजेंद्र सिंह नोएडा से बोल रहा हूँ जी। मेरा प्रश्न पहला ये है कि तम्बाकू हम कितने साल तक खाते हैं या बीड़ी पीते हैं तो ये कैंसर हो जाता है, कोई टाइम पीरियड तो होता होगा इसका? ठीक है जी। हेलो जी 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 जवाब दे रहे हैं आपका डॉक्टर पूनम जोशी। तंबाकू का, जैसे मैंने बोला कि तंबाकू का आप सेवन कितना करते हैं, तो कई लोग जो है तंबाकू को मुंह में रखे दिन भर रखे रहते हैं और यूजुअली अपना गाल और जीभ के बीच में रखते हैं। तो अगर आप दिन भर रख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो मुंह के अंदर का और तंबाकू का आपस में जो कांटेक्ट है वो पूरे टाइम बना हुआ है। आप दिन भर में कितने बार तंबाकू खा रहे हैं, आप कितने साल खा रहे हैं, यूजुअली ऐसा कोई हार्ड एंड फिक्स टाइम नहीं है कि हम बोले कि आप 10 इयर्स तक खाएंगे तभी आपको कैंसर होगा, या आपने 2 ही साल खाया अब आपको कैंसर नहीं होगा। तो ये मात्रा पे, तंबाकू के जो प्रकार इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें भी तंबाकू की अलग अलग मात्रा आती है, तो आप कितना कंसंट्रेटेड तंबाकू खा रहे हैं उस पे भी डिपेंड करता है। बट अगर मैं अमूमन बोलूं तो हम लोग देखते हैं, अगर हम अपनी इंस्टीट्यूशनल स्टडीज के हिसाब से देखें तो हमने देखा है 10 to 15 इयर्स ऑन एवरेज लोगों को कैंसर डेवलप होता है। बट अगेन ये एक कोई फिक्स टाइम नहीं है, ये डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर्स पे। इनफैक्ट एक बार आपने तंबाकू बंद कर दिया तब भी आपका लाइफ टाइम रिस्क रहता है ओरल हेड एंड नेक कैंसर का, क्योंकि जो बदलाव आपके तंबाकू खाने से मुंह के अंदर हो गया है वो 100% कभी नहीं जाता, रोकने से कम जरूर हो जाता है और समय के साथ और कम होता है। ऐसे 10 साल में करीब 50% रिस्क कम हो जाता है, लेकिन वो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। तो एक टाइमलाइन बता पाना कि आपने 1 साल खाया, आपने खैनी खाई और अब आपको कैंसर होगा या नहीं होगा, वो बता पाना मुश्किल है। तो इसका एक ही तरीका है कि बिल्कुल तंबाकू का सेवन किसी तरह, अगर आज अभी कर रहे हैं तो आज से बंद कर दीजिए। जी 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 निश्चित तौर पर। और जो आपने कहा, दरअसल इसको लेकर के भी बहुत सारे सवाल भी थे कि क्या एक बार तंबाकू का सेवन छोड़ने के बाद कितनी संभावना हो जाती है कि कैंसर ना हो, और उसका जवाब आपने दे दिया है। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है कि हर व्यक्ति की अपनी शरीर की स्थिति होती है, फिजियोलॉजी होती है, और उस हिसाब से अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरह का असर हो सकता है। तो ये कहना कि इतने समय तक खाएंगे तो होगा या नहीं होगा, कोई मार्कर या कोई एक उसका पैरामीटर तय करना निश्चित तौर पर मुश्किल है फिलहाल। एक जी 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 सिगरेट के लिए बोलते हैं कि 20 ईयर पैक, अगर कोई आदमी 1 पैकेट रोज सिगरेट पी रहा है, 20 साल तक पीता है, तो उसके अंदर संभावना बढ़ जाती है। पर ये तंबाकू के अंदर ऐसा कोई डिफाइंड नहीं है जी। या अगर 2 पैकेट सिगरेट पी रहा है तो 10 साल, तो 20 ईयर पैक का एक टर्म है जो यूज़ करते हैं, वो सिगरेट के लिए सिगरेट के लिए यूज़ होता है 20 ईयर पैक पर। तंबाकू के लिए ऐसा कोई टर्म नहीं है। जी सर, मैं अगर इसी पे बात करूँ, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जी तंबाकू के 2-3 इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक तो उसमें जो केमिकल होता है निकोटिन, वो एडिक्टिव होता है। तो अगर आप तंबाकू ले रहे हैं तो आपके ब्रेन में जो है और आपके बॉडी में जो है उसकी ज़रूरत बन जाती है, और आपको जो है फिर
उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो आप थोड़ा भी अगर तंबाकू लेते हैं तो छोड़ना मुश्किल हो जाता है। ये और बात है कि मेडिकल बहुत इलाज हैं उसको छुड़वाने के भी, तो लेकिन थोड़ा सा भी तंबाकू लेंगे तो उसका जो है एडिक्टिव इफेक्ट होता है। साथ में जो है तंबाकू का नेचुरली टॉक्सिक इफेक्ट होता है, और जो टॉक्सिक इफेक्ट होता है उसमें कैंसर भी होता है, उसमें हार्ट डिजीज़ भी होती है, उसमें लंग डिजीज़ भी होती है, उसमें ब्रेन डिजीज़ भी होती है कि स्ट्रोक हो जाए, तो ये सभी चीज़ें होती हैं। तो तंबाकू की कोई सेफ़ लिमिट नहीं है कि भाई इससे कम पे हम सेफ़ हैं कि भाई आधा लीटर आपने ले लिया तो सेफ़ है। और वैसे भी देखो मुश्किल ये है कि अगर ये एडिक्टिव हो गया तो सेफ़ लिमिट पे रहना ही इम्पॉसिबल हो जाता है। जी, जी, और ये हो जाता है बड़े जल्दी एडिक्टिव। जी जी जी, तो इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग, वेरी डेंजरस थिंग। ये शुरू ही नहीं करनी चाहिए। ये बच्चों को एजुकेशन होने की बहुत ज़रूरी है कि भाई ये शुरू ही नहीं करनी चाहिए। शुरू हो जाए तो वापस जाना मुश्किल होता है जी। और जो लोग मुश्किल होता है मेडिकली आ सकते हैं, टोबैको डी एडिक्शन क्लिनिक्स चलते हैं, छूट सकती है, पर आसान नहीं होगा। जी निश्चित तौर पर। तो इस पर भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है। क्या डी एडिक्टिव टेक्निक्स हैं और किस तरह से जो लोग अभी तंबाकू का सेवन कर रहे हैं वो कैसे इसको छोड़ दें, जागरूकता की जब हम बार बार बात करते हैं। फिलहाल एक कॉलर और हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से। विवेक हमको कॉल कर रहे हैं। विवेक जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते डॉक्टर साहब, हमें ये पूछना है कि हमें खाना खाते समय घोटने में अचानक से तकलीफ होती है, तो उसके बाद जैसे पानी भी पिए तो वो भी घोटा नहीं जाता और वॉमिटिंग होने लगती है। तो इसके लिए हम किस डॉक्टर के पास जाएं और कौन सा ऐसा टेस्ट कराएं जिससे कि हमें ये पता चल सके कि हमसे अंदर कोई कैंसर का कोई चीज तो ऐसी नहीं पनप रही है। जी डॉक्टर पूनम इसका जवाब देना चाहेंगी? देखिए इसमें एक बार वो खाने की नली का टेस्ट देखना पड़ेगा कि मुंह के अंदर कोई प्रॉब्लम है या नीचे, जैसे जो मेनली इसोफेगस होता है वहां पर जो खाने का ही आगे ऑर्गन है नेक में और चेस्ट में, वहां पर कोई प्रॉब्लम है तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार एक सेंटर में, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं। आप एक स्पेशलिस्ट ईएनटी एंड हेड एंड नेक सर्जन को दिखा के अगर जरूरत पड़ती है तो आगे जीआई सर्जन या थोरेसिक सर्जन से भी मिल सकते हैं। जी तो उम्मीद है कि विवेक को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। जब हम तंबाकू, धूम्रपान, इसको छोड़ने की चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर आलोक, तो इसके विषय में ये भी समझना चाहेंगे कि जो कई बार उसको छोड़ने के लिए उसके ऑल्टरनेट्स सुझाए जाते हैं और टोबैको पैचेस की बात होती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। क्या आपको लगता है, या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की बात आती है, किस तरह से हमारे दर्शकों को बताएंगे कि दरअसल हर रूप में तंबाकू कहीं ना कहीं हानिकारक ही है? देखिए इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट तो छोड़ने का तरीका नहीं है जी। कोई भी टोबैको जब छोड़ने की बात आती है तो सबसे पहले तो यही होता है कि भाई अगर आप में विल पावर है और आप उसको छोड़ लें तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग, दैट इज़ वेरी गुड अगर आप कर लें। इट डजंट हैपन ऑल द टाइम। नहीं होता है तो फिर जो नेक्स्ट स्टेप्स होते हैं उसमें से एक स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी। जैसे कि मैंने कहा कि इसमें एक सब्सटेंस होता है निकोटिन जो कि आपको एडिक्टेड कर देता है उससे। तो निकोटिन रिप्लेसमेंट में जो है ऐसे तरह से निकोटिन दिया जाता है जिससे कि बाकी टॉक्सिक इफेक्ट्स कम से कम ना हो तंबाकू के, और वो निकोटिन नेचुरली थोड़े टाइम के लिए दिया जाता है। और निकोटिन पैचेस में भी दिया जा सकता है और निकोटिन च्युइंगम में भी आता है, वो भी दिया जा सकता है, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए दिया जाता है, महीना, सवा महीना, 3 हफ्ते, जिससे कि जो है आप धीरे धीरे डोज कम करके उसके आदी हो जाएं, एकदम से वो ना हो। और कुछ दवाइयाँ भी होती हैं जो कि जो है आपकी जो चाहत या जो आपकी जो नीड होती है निकोटिन की उसको कम कर देती हैं, और उसलिए वो दवाइयाँ भी यूज़ की जाती हैं अगर ज़रूरत हो तो। जी 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 जी, तो बेहद महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट इज़ नॉट अ रिप्लेसमेंट। जी जी जी, तो ये बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज होना चाहिए। हाँ जी जी बिल्कुल। हाँ। तो फिलहाल दर्शकों यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो मुंह और गले के कैंसर पर चर्चा हमारी जारी रहेगी। बढ़िया है, क्यों ना? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही।
मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और हम चर्चा कर रहे हैं मुंह और गले के कैंसर के बारे में टोटल हेल्थ में आज, और कार्यक्रम के अंत में लगभग हम पहुंच चुके हैं। डॉक्टर कौशल, चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, तंबाकू का सेवन कैंसर को निमंत्रण है। तंबाकू के हर रैपर पे लिखा रहता है और तंबाकू खाने वाले हर आदमी को पता होता है कि ये कैंसर करेगा एक दिन। तो कृपया इसको जितनी जल्दी छोड़ें। बचाव ही उपचार है जी। इससे बचना ही सबसे बेहतर है, क्योंकि ये तो प्रॉब्लम तो करेगा, ये आपको छोड़ेगा नहीं। इसका कोई भी फायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान करेगा। तो आपको तुरंत इसको आज ही छोड़िए अगर कोई यूज़ करते हैं, और जो नहीं करते हैं कृपया इसको कभी यूज़ नहीं करें जी। दिस इज़ द माई मैसेज जी। डॉक्टर आलोक, आपका मैसेज? सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज तो डॉक्टर कालरा का ही मैसेज है। ऊपर से मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जी बहुत ट्रीटमेंट्स में एडवांसमेंट हो गई है, बहुत अच्छी बात है, पर इस मुसीबत से दूर रहना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये टोटली क्या कहते हैं, अपने आमंत्रण किया हुआ कैंसर है इन मैनी वेज। 90% हमारे पेशेंट्स जो हैं इसीलिए आते हैं कि खुद ही गलत आदतों में पड़ गए होते हैं, उससे दूर रहें, वो ज़रूरी है जी। बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का। डॉक्टर पूनम, आपका भी बहुत शुक्रिया। और आपने अपनी जो लगातार बात हो रही है उसमें बहुत सारे मैसेजेस हमारे दर्शकों ने ज़रूर उसको लिया होगा। और तो निश्चित तौर पर तंबाकू का सेवन किसी भी तरह से अगर कर रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए, और कभी भी इसको टेस्ट भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सीधे सीधे मुंह और गले के कैंसर के लिए आमंत्रण है। तो टोटल हेल्थ के आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। टोटल हेल्थ के प्रायोजक थे